नमस्कार बच्चों। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवनी के बारे में थोड़ा समझेंगे। छायावादी कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। आपका जन्म 1900 में और मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। आपका जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश पूर्वांचल या कुमायूं कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके पिता गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। और पंत जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाठशाला में प्राप्त की थी। अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में ये प्रविष्ट हुए और उसके बाद यहीं पर उन्होंने अपना नाम बदलकर गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंद रख लिया। फिर ये बाद में वाराणसी के जयनाय हाई स्कूल से इन्होंने इस लीविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 में इलाहाबाद आए और मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। 1921 में महात्मा गांधी के आदेश पर इस विद्यालय छोड़ दिया। इन्होंने उपनिषद, दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य का में रुचि थी। साथ ही साथ अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। 1931 में ये कंकला का चले गए और वहाँ पे मार्क्सवाद का अध्ययन किया और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक एक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई और विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर जी से संपर्क स्थापित किया। उन्हीं के साथ भारत भ्रमण को निकले। इसी क्रम में उनका परिचय अरविंद घोष से भी हुआ। वे उनके बातों से भी बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने काव्य संकलन में स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा आदि रचनाएं लिखी। 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त हुए और 1957 में इसी से रहकर आगे साहित्य साधना करते रहे और 1960 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इनका भव्य अभिवादन किया गया। इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन, सोवियत भूमि, चिदम्बरा और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। 28 दिसंबर 1977 को डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार इस भौतिक संसार को हमेशा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गए। आइए इनकी रचना देखते हैं। इनकी रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, शिल्पी, सौवर्ण, कला और बूढ़ा चांद, रशिम, लोकायतन, किरण वीणा, पल्लविनी, समाधिता, गीताहंस, पतझर, गंध विधि, सत्यकाम आदि अनेक रचनाएं हैं। इसके अलावा गीति नाट्य, ज्योत्सना, राजशिखर, अतिमा आदि हार एक कहानी संग्रह 5 कहानियां भी लिखी। प्रकृति की सुंदरता को देखकर इनका मन बादल, इंद्रधनुष, नक्षत्र, सरिता आदि के इनका मन विभोर उठा और उषा संध्या आदि भी इन्होंने भावमग्न होकर यौवन के प्रथम चरण में इन्होंने किसी किशोरी के बाल जाल में लोचनों को उलझा देने की इच्छा का भी अनुभव किया। पंत जी के काव्य विकास में काव्य संकलन पल्लव की रचना का विशेष महत्व है। पंत जी ने अपनी रचना में सुंदर कवि के रूप में नहीं वरन इस जगत के जीवन प्रवाह को कठोर रूप में भी प्रकट किया है। युगवाणी और ग्राम्य संकलनों में इस विचारधारा को अभिव्यक्ति मिलती है। लोकायतन महात्मा गांधी पर लिखा गया 700 पृष्ठों का एक काव्य प्रबंध काव्य है जिसमें 12 खंड और 7 द्वारों अध्याय हैं। पंत जी स्वयं आत्मनिष्ठ है और बहिर्मुखी और भौतिकवाद दर्शन में इनका अधिक समय नहीं रहा।
पंत जी के काव्य में कल्पना के भाव की सुंदर कोमलता के दर्शन होते हैं। प्राकृतिक और मनोभाव, मानवीय कठोर भाव को भी स्थान दिया गया है। इनकी छायावादी कविताएं अत्यंत कोमल मृदों को अभिव्यक्त करती हैं। इन्हीं कारणों से पंत जी को प्राकृतिक कोमल भावना का सुकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ नेचर कहते हैं। जैसे बच्चों, प्रिंस ऑफ नेचर। भाषा की दृष्टि से देखें तो पंत जी की भाषा कोमल कांत पदावली से युक्त खड़ी बोली है। इसमें चित्रात्मकता, धन्यवात्मकता और पद ललिता विद्यमान है। इन्होंने खड़ी बोली को भी कोमलता प्रदान की और लोग ब्रज भाषा की मिठास को भी भूल गए। इनका शब्द चयन बहुत अच्छा है और भाव के अनुरूप अपनी शब्दावली को बनाने में ये सिद्धहस्त है। पंत जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ और परिमार्जित है। सहज प्रभाव और अलंकाराती देखने को इसमें मिलते हैं। इनकी जो शैली है, लाक्षिकता, प्रतीकात्मक, धन्यात्मकता, चित्रात्मकता और सजीव आदि शैली इन्होंने अपनाई है। पंत जी के काव्य में कल्पना की कविता का मेरुदंड है। इनका रस श्रृंगार रस है, लेकिन शांत, अद्भुत, करुण और रौद्र रस भी का भी सुंदर परिपाक इन्होंने अपने काव्य में किया है। और छंदों को देखें तो छंदों में अद्भुत लयात्मकता, संगीत आत्मकता, मृदुता और भाव अनुरूपता प्रदान की है। मुक्तक छंदों की अपेक्षा तुकान छंदों के आधार पर काव्य संगीत की रचना हो सकती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये इनकी काव्यगत विशेषताएं हमने जानी। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति आदि सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें विशेष प्रिय है और इनकी उपमाएं छायावादी कवियों की रचनाओं से बहुत कम मिलती है। एक के बाद एक दूसरी उपमाओं की लड़ी सी बांध देते हैं। और पंत जी निश्चय ही हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर मां भारती कृतार्थ हुई है। आइए अब इनकी हम रचना पढ़ते हैं। नौका विहार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अतंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तंगमंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सेरा शेर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल सा पीलंबर, साड़ी सी शुक्लन सी जिस पर शशि की रोशनी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। स्निग्ध माने होता बच्चों चिकना या तरल, स्निग्ध। और ज्योत्सना माने होता चांदनी। नीरव, नीरव माने शब्द रहित। विभा माने कांति। सैकत माने बालू। तवंगी माने लिखो बच्चों पतली तवंगी। प्रस्तुत कविता में पंत जी ने चांदनी रात में मित्र मंडल के साथ गंगा में विहार का चित्रण किया है। चांदनी रात में, चांदनी रात में नौका में गंगा का विहार। तो बच्चों उन्होंने क्षीण धार वाली गंगा
की कल्पना एक पतली कमर वाली नायिका के रूप में की है। चारों ओर शांत स्निग्ध और चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। ऐसे मनोहर और निशब्द वातावरण से ग्रीष्म के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच से मंद मंद बहती हुई ऐसे लग रही हैं कि मानो कोई दुबली पतली शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई मुरझाई हुई शांत लेटी हो। ये लिखा, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से मृदु कतल। और इस प्रकार से मांगो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को उसी प्रकार से प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रख लेती हो जैसे छोटी लहरें उसके वक्ष स्तर पर लहराते कोमल केश हो। गोरे अंगों पे शेर से लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न जिस पर शशि रेशमी सी विभासी भर और तारे भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसे प्रतीत होती हैं मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता हुआ तारो जड़ा नीला अंचल लहरा रहा हो। ये लिखा ना, चंचल आंचल सा नीलांबर नीला आंचल। उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसे प्रतीत होती है मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। सिमटी है वर्तुल, वर्तुल माने टेढ़ी बेड़ी। टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी। तो यहाँ पे कवि ने अपने नौका विहार का गंगा जी में बैठे हैं अपने साथियों साथ और गंगा जी की स्थिति और चांदनी रात का सुरम्य वर्णन किया है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी अपने नौका विहार का वर्णन करते कहते हैं कि जब चांदनी रात थी तो हम अपनी नाव को लेके आगे की ओर तेजी से बढ़े। सिकता की सिस्मित सीपी भर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। मृदु मंद मंद मंथर मथर लघु तरणी हंसी सी सुंदर, तिर रही खोज पालों के पर निश्चल जल के सूची दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजित पुलकित निर्भर। तो सत्वर माने बहुत तेज, बहुत तेज। मुस्कान युक्त, सिस्मित माने होता है मुस्कान युक्त। मुस्कान युक्त। और ज्योत्सना माने चांदनी, ज्योत्सना चांदनी। लघु तरणी, लघु तरणी माने छोटी नाव। इस प्रकार से गंगा का तट ऐसे रम्य लग रहा है मानो मुस्कुराती हुई खुली हुई रेतीली सीपी पर
चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नाव की पाले नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई है और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का अर्थ है कि एक के साथ अनेक नौका विहार के लिए गंगा तट पे गंगा में खुल गई हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसलियों के समान चित्त आकर्षक और मंथन गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। गंगा का संत जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। उस आकाश रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिणाम में परिवर्तित हो रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो गंगा पर शोभित कालंकार के राजभवन का प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है। मानो ऐसा लगता है कि राजभवन गंगा के जल रूपी शैया पे निश्चित होकर सो रहा है। निश्चित सूची दर्पण प्रतिबंधित और रजत कुलीन दूरे ऊंचे लगते क्षण भर कालांकार का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रवन। सूचित माने स्वच्छ और रजत पुलिंग का करता है बच्चों चांदनी किनारा। तो बच्चों यहाँ तक हम जो है ये पढ़ेंगे। आगे का जो है फिर हम दूसरी बार के वीडियो में पढ़ेंगे। ये दो ही पद जो है, एक ये और यहाँ तक का हमने पढ़ा, यहीं तक देखेंगे एक यहाँ बस। तो आप इसे ध्यान समझ लेंगे क्योंकि कवि ने मतलब अपने नौका विहार का वर्णन यहाँ पे क्या है, वो रात के समय का और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन अपने इस कविता में करके बता रहे हैं। आगे का हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे, यहीं तक देखेंगे बस 2 तक का। धन्यवाद।